हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 ईवीएस जो कि TWAUP कहलाता है उसका 6th चैप्टर सम यूनिक प्लेसेस इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सम मतलब होता है कुछ, ओके। यूनिक मतलब होता है अद्वितीय या अनोखा, आप इसको अनोखा भी बोल सकते हैं। और प्लेसेस मतलब जगह, ओके। और दूसरा शब्द होता है यूनिक के लिए अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा नहीं है, ओके, उसको यूनिक बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हम यूनिक प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही अलग हैं, अद्वितीय हैं, अनोखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Shanti's parents seemed busier planning their summer vacation. Are you doing something different this year? She asked. Maybe we could go to more places rather than staying in one place. I really want to see more of our country now that I am growing up. तो यहाँ पर एक बच्ची है जिसका नाम है शांति और उसके पेरेंट्स के बीच की बात बताई गई है कि क्या हो रहा है। शांति देखती है कि उसके माता पिता जो हैं बिजी हैं, किस बारे में, वो समर वेकेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं। आर यू डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर? तो शांति अपने माता पिता से पूछती है क्या आप इस साल कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं। फिर वो कहती है मे बी वी कुड गो टू मोर प्लेसेस। शांति चाहती है कि वो एक ही जगह रुकने की बजाय कई जगहों पर जाए क्योंकि वह अब बड़ी हो रही है और अपने देश के बारे में ज़्यादा जानना चाहती है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। शांति क्या बोल रही है? वी कुड गो टू मोर प्लेसेस रेदर देन स्टेइंग इन वन प्लेस। हमें एक जगह पर जाने की बजाय कई जगहों पर घूमना चाहिए, अलग अलग जगहों पर घूमना चाहिए। आई रियली वॉन्ट टू सी मोर ऑफ अवर कंट्री नाउ। मैं अपनी देश के और भी जगहों पर जाना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हो रही हूँ। फिर अप्पा किसको बोलते हैं? फादर को। अप्पा कहते हैं एंड अम्मा किसको? मदर को। तो अप्पा एंड अम्मा स्माइल्ड, उसके जो मम्मी पापा हैं वो मुस्कुराते हैं। शांति, योर विश माइट जस्ट कम ट्रू, वी हैव बिग प्लान्स दिस टाइम, अ ट्रिप टू अ फ्यू डिफरेंट प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो जो शांति है उसके जो मम्मी पापा हैं वो मुस्कुराते हैं और शांति को बोलते हैं कि शांति योर विश माइट जस्ट कम ट्रू, तुम्हारी जो विश है वो पूरी होने वाली है। वी हैव बिग प्लान्स दिस टाइम, इस बार हमारे बड़े बड़े प्लान है, मतलब इस बार वो भी ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जिस तरह की जगहों पर शांति जाना चाहती है, ठीक है। अ ट्रिप टू अ फ्यू डिफरेंट प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो वे बोलते हैं कि इस बार उनके भी प्लान बड़े हैं और वे भारत के दक्षिणी सिरे से कई जगहों की यात्रा शुरू करेंगे। तो शांति के जो मम्मी पापा हैं, अप्पा एंड अम्मा, दोनों स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और शांति को क्या कहते हैं? शांति योर विश माइट जस्ट कम ट्रू, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। वी हैव बिग प्लान्स दिस टाइम, इस बार हमारे भी जो प्लान्स हैं वो बड़े हैं। अ ट्रिप टू अ फ्यू डिफरेंट प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। हम क्या करेंगे? हमारा ये प्लान है कि हम एक ट्रिप करेंगे जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जिसकी शुरुआत भारत का जो सदर्न मोस्ट टिप है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और वहाँ से हम फिर अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो सदर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पर शांति के मम्मी पापा उसको बताते नहीं हैं कि कौन सा सदर्न मोस्ट टिप है, ओके। पहले बोलते हैं कि हम सदर्न मोस्ट टिप से शुरुआत करेंगे और दूसरी जो जगह है वहाँ पर जाएंगे। देखो ये क्या है? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन आइलैंड, ओके। आइलैंड को जब हम लिखते हैं ISLAND लिखते हैं, इसमें जो S होता है साइलेंट होता है, इसको हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। और आइलैंड क्या होता है? आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। एक धरती का ऐसा टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो ये है आइलैंड। आगे क्या होता है? फ्रॉम कन्याकुमारी, शांति आस्ट। अच्छा, जब उनके मम्मी पापा ने बोला ना कि हम इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप से स्टार्ट करेंगे, तो शांति बोलती क्या कन्याकुमारी से हम स्टार्ट करेंगे? शांति को लगा वो कन्याकुमारी है सदर्न मोस्ट टिप। तो शांति वो क्या बोलते हैं? अप्पा। नो, शांति सेड टू हर सरप्राइज। अब उसके जो अप्पा हैं वो बोलते हैं नहीं शांति। तो शांति को बड़ा आश्चर्य होता है। तो शांति को आश्चर्य क्यों होता है वो देखिए। लुक एट द मैप फॉर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब आपको बोला है कि आपको इंडिया के मैप में सदर्न मोस्ट पॉइंट देखना है, वो क्या है? शांति फाउंड आउट फ्रॉम द मैप दैट इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर शांति को भी क्या पता चला? सदर्न मोस्ट टिप कौन सा है इंडिया का? इंदिरा पॉइंट, ओके, नॉट द कन्याकुमारी नहीं, इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का। इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड्स नोन एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंदिरा पॉइंट क्या है? ये आइलैंड्स की एक श्रृंखला है जिनको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो अलग अलग आइलैंड से मिलकर बने हैं जो कि क्या है? एक चेन की तरह हैं, ठीक है। आपस में इस तरीके से एक के बाद एक आइलैंड्स हैं। तो इन सबको हम मिलाकर क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
और यहीं पर इंदिरा पॉइंट भी है। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, ये भारत का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको इंडिया, आप सोचेंगे इंडिया का जो ये लास्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पार्ट है ना, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट है दिस वन। ये सारा जो पार्ट है, इसकी आइलैंड्स हैं, ये इंडिया का ही पार्ट है। इनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसमें अलग छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन सबको मिला के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोला जाता है। और इसका जो लास्ट आइलैंड पॉइंट है आइलैंड्स का, दैट इज़ इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट, ओके। लेकिन कन्याकुमारी क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेन लैंड। ये इंडिया है, इंडिया का मेन लैंड है। ये मेन लैंड का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कन्याकुमारी, ओके। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इज कन्याकुमारी, बट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द होल इंडिया, इज इंदिरा पॉइंट, क्योंकि जो अंडमान निकोबार से वो पूरे इंडिया के अंदर आता है, वो इंडिया में इंक्लूड है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एन आइलैंड इज़ अ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। एक आइलैंड एक लैंड होता है, ज़मीन होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ये अभी आपको बताया गया। देयर आर ओवर 1000 आइलैंड्स इन द सीज अराउंड इंडिया दैट आर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर बताया गया है कि समंदर में 1000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं सीज में, जो कि भारत के आसपास हैं और वो हमारे देश भारत का ही हिस्सा हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, हज़ारों आइलैंड्स हैं जो हमारे भारतवर्ष का हिस्सा है, ओके। नाउ फाइंड आउट, आपको पता करना है, इन विच सी आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो कौन से सी में हैं, उसका उस सी का नाम आपने बताना है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान एंड निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। नेम द अदर आइलैंड्स यू नो। आपको किसी और आइलैंड का नाम पता है तो उसके नाम आपने बताने हैं। तो एक तो है हमारा लक्षद्वीप, जो कि कहाँ पर है? अरेबियन सी में। और दूसरा जैसे कि श्रीलंका, दैट इज़ ऑल्सो एन आइलैंड, वो भी पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसको भी आप आइलैंड बोल सकते हैं। तो ये दो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड श्रीलंका, ओके। एंड ये कहाँ पर है? अरेबियन सी में। जैसे इंडिया के मैप में ये साउथ की साइड इस तरीके से दिखाई देता है ना, तो जो ये इस तरफ का एरिया है जो सी यहाँ पर है, इसको हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, ओके। एंड इस तरफ क्या है? अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप, ओके। एंड श्रीलंका यहाँ पर आ जाता है आपका नीचे की तरफ, जहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको मैप को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है कि कहाँ पर कौन सा आइलैंड है। नाउ नेक्स्ट इज आइलैंड्स ऑफ इंडिया। चलिए इंडिया के आइलैंड्स के बारे में जानते हैं इसमें। दे स्टार्टेड फ्रॉम विजयपुरम, द कैपिटल सिटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। रानी, देयर लोकल गाइड, टुक देम थ्रू द फॉरेस्ट। तो इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? विजयपुरम से, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी है, ठीक है, कैपिटल सिटी है, राजधानी है। एंड टुक, और उनकी जो गाइड थी उसका नाम क्या था? रानी। और रानी उनको कहाँ से लेके गई? जंगलों के रास्ते से लेके गई। Many of the trees are unique and found only in these islands. रानी said, रानी ने क्या बताया उनको कि यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, इनमें से जो ज़्यादातर पेड़ हैं वो क्या हैं? यूनिक हैं, सबसे डिफरेंट हैं, अद्भुत हैं। एंड फाउंड ओनली इन दीज आइलैंड्स, और वो केवल इन्हीं आइलैंड्स में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं मिलते। शांति वॉज क्यूरियस अबाउट द बिग रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्री एंड स्प्रेडिंग आउट वाइड सपोर्टिंग द ट्री। अब रानी बहुत उत्सुक थी, क्यूरियस थी जानने के लिए, किस चीज़ के बारे में जानने के लिए? अबाउट द बिग रूट्स। कोई पेड़ था, उसकी बड़ी बड़ी जड़ें थीं जो कि एकदम नीचे से निकल रही थी, ठीक है, और साइड में फैली हुई थी, ट्री के साइड साइड में फैली हुई थी, बहुत चौड़ी थी। एंड सपोर्टिंग द ट्री, उस पेड़ को सपोर्ट कर रही थी खड़े होने में। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया, ट्री दिखाई गया है, यहाँ पर इसकी बड़ी बड़ी रूट्स हैं। तो वहाँ पर रानी ने इस तरीके का पेड़ देखा जिसकी बड़ी बड़ी जड़ें थी और वो फैली हुई थी नीचे, और जिसकी वजह से उस पेड़ को सपोर्ट मिल रहा था खड़े होने में, ठीक है। फिर है एक्टिविटी 1, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ न्यूज़पेपर और यूज्ड पेपर एंड रोल इट इनटू अ थिन ट्यूब, ग्लू द एजेस सो इट डज नॉट ओपन। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लेना है, पेपर का टुकड़ा लेना है और उसको रोल करना है इस तरीके से, पेंसिल की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। और उसके दोनों साइड में आखिरी में क्या कर देना है? ग्लू से उसे बंद कर देना है, ग्लू द एजेस सो इट डज नॉट ओपन, ताकि वो खोले नहीं। दोनों साइड से उसको ग्लू लगा देना है। देन मेक इट स्टैंड इट अप ऑन ए फ्लैट सरफेस, डज इट स्टे अप। अब उसको एक फ्लैट सरफेस पर आपने खड़ा करना है, क्या वो खड़ा हो पाएगा? नाउ कट 3-4 स्मॉल ट्राइंगल्स फ्रॉम थिक पेपर। अब क्या करना है आपने? किसी मोटे कागज़ से 3-4 ट्राइंगल्स काटने हैं, ओके।
इस तरीके से जो इन्होंने ट्रायंगल्स काट के लगाए हैं ना, ऐसे ट्रायंगल्स काटने हैं और वो थोड़े मोटे कागज़ के होने चाहिए। स्टिक द ट्रायंगल्स इवनली अराउंड द बॉटम ऑफ द रोल। अब उस रोल जो है, जो ये रोल बनाया था यहाँ पर, इसके बॉटम में, नीचे में उसको चिपका देना है इवनली, प्रॉपरली, अलग अलग ट्रायंगल्स को। ओके, इवनली मतलब पूरे अच्छे तरीके से अलग अलग जगह में, मतलब जैसे आपका ये सर्कल है, बॉटम है, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, इस तरीके से आपने प्रॉपरली लगा देना। आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, आप 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने उसको प्रॉपर वे में ट्रायंगल्स को फिक्स करना है। रेस्ट द पेपर ऑन अ फ्लैट सरफेस अगेन। अब उस रोल को फिर से फ्लैट सरफेस में रखना है। डज इट स्टे अपराइट नाउ? अब वो क्या खड़ा रहेगा? खड़ा हो पाएगा वो ठीक से? जब हमने उसमें दोनों साइड से ग्लू चिपका दिया था रोल में इस तरीके से और उसको खड़ा रखा तो गिर गया। लेकिन जब आप ट्रायंगल इस तरीके से चिपकाओगे उसमें सपोर्ट के लिए, तो वो अच्छी तरीके से खड़ा हो पाएगा। तो यस, यहाँ पर ये खड़ा हो पाएगा। और ऊपर डज इट स्टे अप, वहाँ पर नो। पहले बार जब पहले आपने उसको स्टैंड करने की कोशिश की, वहाँ पर नहीं खड़ा हो पाएगा। द बेस सपोर्ट्स द रोल लाइक द रूट्स सपोर्ट द ट्री टू स्टैंड अपराइट। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है, जो पेड़ है, ओके, उसको अपराइट करने में, खड़े रखने में, जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो फैली होंगी अच्छे से, तो क्या होगा, ट्री जो है ठीक से खड़ा रह पाएगा। नहीं तो अगर पेड़ बड़ा हो गया, भारी हो गया और कहीं भी कभी बहुत तेज आंधी बारिश तूफान आता है तो उस समय पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन अगर उनके रूट्स मजबूत हैं और वो मजबूती से उसको सहारा देते हैं तो पेड़ खड़े रहते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफन हैज़ द बेस्ट डिज़ाइंस। जो प्रकृति है उसके पास अक्सर सबसे बेस्ट डिज़ाइंस होते हैं। द फॉरेस्ट हियर आर होम टू मैनी एनिमल्स, कलरफुल बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स दैट आर यूनिक। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो घर हैं किनके? एनिमल्स के, कलरफुल बर्ड्स के, रंग बिरंगे पक्षियों के, तितलियों के, कीड़े मकोड़ों के, जो कि यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह गए हैं जहाँ अलग अलग तरह के पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर पाए जाते हैं। तो इन सभी एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के, बटरफ्लाइज के और बर्ड्स का ये जो फॉरेस्ट है, जंगल, वो उनके घर हैं, वो सारे इधर ही रहते हैं। बर्ड्स लाइक द एंडमैन वुड पिजन एंड द एंडमैन हॉर्नबिल आर ओनली फाउंड हियर। तो यहाँ पर 2 पक्षियों के नाम उन्होंने बताए हैं, एंडमैन वुड पिजन एंड एंडमैन हॉर्नबिल। ये जो 2 पक्षी हैं केवल वो इधर ही पाए जाते हैं इस एरिया में, और कहीं नहीं मिलते। दैट मेक्स दीज फॉरेस्ट वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट, रानी सेड। तो रानी कहती है इन्हीं बर्ड्स की वजह से, इन्हीं एनिमल्स की वजह से, इन्हीं इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज की वजह से ये जो फॉरेस्ट हैं वो इतने स्पेशल हैं और इनकी वजह से हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत स्पेशल हैं। सो दीज आर द पिक्चर ऑफ एंडमैन हॉर्नबिल एंड एंडमैन वुड पिजन। देखो कितना डिफरेंस है इनमें, है ना। वाई डू यू थिंक सम बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली ऑन दीज आइलैंड्स? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स हैं, वो केवल इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, सम बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक द एंडमैन हॉर्नबिल एंड वुड पिजन आर फाउंड ओनली इन दीज आइलैंड्स बिकॉज दे लिव इन अ स्पेशल एनवायरनमेंट फाउंड नोवेयर एल्स। These islands are far from other lands, so these animals could not move and live in other places. तो यहाँ पर आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जो ये बर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एंडमान हॉर्नबिल एंड वुड पिजन के बारे में बताया गया है, वो इन्हीं आइलैंड्स में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल एनवायरनमेंट उनको मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। वो इन एनवायरनमेंट में अडाप्ट हो जाते हैं और ये एनिमल्स दूसरी जगह भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आइलैंड्स हैं ये बाकी जो लैंड्स हैं उनसे बहुत दूर हैं, फार फ्रॉम अदर लैंड्स, इसलिए वो कहीं और नहीं जाते और न ही वहाँ दूसरी जगह जाकर रहते हैं। आगे है नेक्स्ट, दे वेंट टू कैच अ फेरी टू वन ऑफ द नियर बाई आइलैंड। फिर वो कहाँ गए? एक फेरी कैच करने के लिए। फेरी मतलब छोटी सी नाव होती है, उसको लेने के लिए वो गए ताकि वो जो नियर बाई आइलैंड है वहाँ जा सकें। ओके, Before getting on the ferry, they were given safety instructions. Everyone must wear a life jacket even if you know how to swim. Life jackets keep you afloat if you fall into the water. तो फेरी में बैठने से पहले उन सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप सबको क्या करना है, लाइफ जैकेट्स पहनने हैं। क्योंकि लाइफ जैकेट्स क्या होते हैं, अगर आपको स्विमिंग भी आती है तब भी आपने लाइफ जैकेट्स पहनने हैं। लाइफ जैकेट से क्या होता है कि अगर आप पानी में गिर गए गलती से तब भी आप पानी में तैरते रहोगे, डूबोगे नहीं। अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तब भी आप नहीं डूबेंगे लाइफ जैकेट्स को पहनकर। तो सभी को बोला गया कि सभी लाइफ जैकेट्स को पहनिए क्योंकि वो पानी वाले एरिया से जा रहे थे। नेक्स्ट इज ड्रॉ और राइट अबाउट योर फेवरेट फिश और अदर सी एनिमल। यहाँ पर आपने अपनी फेवरेट फिश और सी एनिमल का एक तो पिक्चर बनाना है और उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए सी टर्टल लिखा हुआ है। ओके, दिस इज सी टर्टल
And sea turtles are large reptiles that live in the ocean and have strong flippers for swimming. They have hard shell that protect their body from danger. Sea turtles travel long distances in the sea and return to the same beach to lay eggs. Baby turtles hatch from eggs and crawl to the sea. ओके तो इस तरीके से सी टर्टल के बारे में है। ऐसे आपको जो एनिमल जो वाटर एनिमल अच्छा लगता है अबाउट दैट या सी एनिमल अच्छा लगता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज लिस्ट एटलीस्ट 3 लिविंग थिंग्स फाउंड इन द सी। कम से कम 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं, लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं। लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान होती है जो कि समंदर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 की जगह कितने लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिविंग थिंग्स के नाम लिखते हैं जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स, स्टारफिश, ऑक्टोपस एंड सी हॉर्सेस। दे आर फाउंड इन द सी। रानी टुक देम टू द मैराइन इंटरप्रिटेशन सेंटर. Through pictures, models, and information, they learned how tiny corals give shelter to many creatures. They started to see how marine life is important not just for the sea but for the whole earth. रानी उन्हें उसके बाद एक मराइन इंटरप्रिटेशन सेंटर लेके गई जहाँ पर उन्होंने पिक्चर्स के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा और जानकारी के द्वारा ये जाना कि जो छोटे छोटे कोरल होते हैं वो कई समुद्री जीवों को घर देते हैं। जो समुद्री जीव होते हैं कोरल्स के सहारे रहते हैं। उन्होंने समझा कि समुद्र में रहने वाला जीवन सिर्फ समुद्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी जीव जंतु समंदर में रहते हैं, मराइन मतलब होता है रिलेटेड टू सी। मराइन का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू सी। समंदर से जो रिलेटेड होती है चीज़ें उनको हम मराइन बोलते हैं। तो मराइन लाइफ जो है, मराइन लाइफ मतलब समंदर में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो केवल समंदर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, Why do you think life under the sea is just as important as life in the forest? आपको क्यों लगता है कि जो जीवन समंदर में है, पानी के अंदर है, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि जो जीवन जंगलों में है। जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट समंदर में रहने वाले जीव जंतु भी हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइफ अंडर द सी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी क्रिएचर्स हेल्प कीप द वाटर क्लीन एंड बैलेंस नेचर। जो समंदर के अंदर प्राणी होते हैं वो वाटर को क्लीन रखते हैं और जो नेचर होता है उसके बैलेंस को बनाए रखते हैं। जस्ट लाइक फॉरेस्ट हेल्प ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड, जिस तरीके से जंगल धरती पर इंसानों की और एनिमल्स की मदद करते हैं, द ओशन हैव द होल अर्थ स्टे हेल्दी। जो ओशन होते हैं, समंदर होते हैं, वो पूरे दुनिया की मदद करते हैं ताकि सब हेल्दी रहें। समंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ओशंस जो हैं इस धरती पर, इस प्लानिट पर टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, उसका बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। इसलिए जो ओशंस में एनिमल्स हैं वो भी हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक द कोरल रीफ हेल्प द फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स? आपको क्या लगता है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं वो फिश और अदर क्रिएचर्स की हेल्प कैसे करते हैं? तो यहाँ पर ये जानने के लिए कि कोरल रीफ्स कैसे हेल्प करते हैं फिशेस की या बाकी क्रिएचर्स की, आपको पता होना चाहिए कोरल रीफ्स क्या होते हैं। ये समंदर के अंदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं कलरफुल सा, ये सारी क्या हैं कोरल रीफ्स हैं। ये कोरल रीफ्स होते क्या हैं, ये छोटे छोटे जो टाइनी एनिमल्स होते हैं समंदर में उनकी कॉलोनीज़ हैं। उनको हम कोरल पॉलिप्स बोलते हैं जो कि एक हार्ड सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये एक साथ चिपक जाते हैं, क्लस्टर जैसा बना लेते हैं और सालों दर साल ये चलता रहता है। इनका जो प्रोसेस होता है इस तरीके से कलेक्ट होने का, तो ये एक आपको बड़ा सा लंप से दिखाई देते हैं, आपको स्टोन्स की तरह दिखाई देंगे बड़े बड़े। ठीक है, तो इनसे इन जो कोरल रीफ हैं उनसे ये जो सारे बाकी जो एनिमल्स हैं जो कि समंदर में रहते हैं, जीव हैं, फिशेस हैं, ऑक्टोपस हैं, और भी जो जीव हैं उनको हेल्प मिलती है। कैसे? कोरल रीफ हेल्प सी क्रिएचर्स बाय गिविंग देम अ सेफ प्लेस टू लिव एंड हाइड फ्रॉम डेंजर। ये आपको कलरफुल पत्थरों के ढेर जैसे दिखाई देते हैं और यहाँ पर इनको जो एनिमल्स हैं, समुद्री जीव हैं छोटे छोटे, उनके लिए ये एक सेफ प्लेस है ताकि वो डेंजर से, किसी भी खतरे से बच सके। यहाँ पर वो अपने आप को बचा लेते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मैनी स्मॉल फिश एंड सी एनिमल्स। ये जो कोरल रीफ्स हैं ये बहुत से समुद्री जीवों को खाना प्रोवाइड करते हैं और उनको रहने की जगह देते हैं। बिफोर दे लेफ्ट द आइलैंड दे हर्ड अबाउट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इससे पहले कि वो अपने अंडमान निकोबार के जो आइलैंड हैं उसको छोड़ते, उन्होंने एक और आइलैंड के बारे में सुना। वो कौन सा था? सेंटिनल आइलैंड। ओके, हियर पीपल लिव लाइक द एंशिएंट हंटर गैदरर्स, रानी टोल्ड अस।
तो यहाँ पर रानी ने उन्हें क्या बताया कि यहाँ पर इस सेंटिनल आइलैंड में जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। जो प्राचीन समय में हंटर्स रहते थे, जो गैदर करते रहते थे चीज़ों को, हंटर गैदर्स मतलब शिकार पर जीवन निर्वाह करते थे, शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे उसे, उनकी तरह रहते थे। They do not want visitors, so no one is allowed to go there. और जो ये लोग हैं उस आइलैंड के, वो नहीं चाहते कि वहाँ कोई भी विजिटर्स आएँ, विजिट करें, लोग उधर आएँ, इसलिए वो किसी को वहाँ अलाउड ही नहीं करते थे आना, किसी को आने नहीं देते थे। सेट रानी ने ये बात उनको बताई। In 2002 a tsunami hit the region but they survived, possibly by noticing signs in nature like changes in the wind, sea and behavior of animal. Their deep connection with the nature might have helped them stay safe. 2004 में एक सुनामी आई थी जिसने इस रीजन को हिट किया था, इस इलाके में सुनामी आई, और लेकिन जो ये लोग थे इस आइलैंड के वो बच गए, वो सर्वाइव हुए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्हें ये चीज़ें नोटिस कर ली हैं थी कि समंदर में चेंजेस हो रहे हैं, हवा में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और एनिमल्स के बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है जब कोई तूफान आने वाला होता है, सुनामी या भूकंप, इस तरीके की कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, तो एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है। तो इन लोगों ने एनिमल की बिहेवियर को पहचान कर, हवा की गति को पहचान कर, समंदर में उठने वाली लहरों को पहचान कर ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सुनामी आने वाली है, क्योंकि इनका नेचर के साथ बहुत डीप कनेक्शन होता है, ये प्रकृति के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहते हैं, जिस वजह से ये अपने आप को सेफ रख पाए। नाउ डिस्कस हाउ डू यू थिंक देयर नॉलेज माइट हैव हेल्प द पीपल ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्टे सेफ। आपको क्या लगता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले जो लोग हैं उनको कौन सी जानकारी है जिसकी वजह से वो सेफ रह पाए, सुरक्षित रह पाए, तो इसके बारे में आपने बताना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द पीपल ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नो नेचर वेरी वेल। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के जो लोग थे वो नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। दे कैन नोटिस स्मॉल चेंजेस इन द विंड, सी एंड एनिमल्स। वो विंड में, हवा में, समंदर में या जो एनिमल्स में छोटे छोटे चेंजेस हो रहे थे उनको पहचान सकते थे। दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड व्हेन डेंजर लाइक अ सुनामी इज कमिंग। इस वजह से वो समझ गए कि सुनामी जैसा जो खतरा है वो आने वाला है। बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज दे प्रोटेक्टेड देमसेल्फ एंड स्टे सेफ। और इस नॉलेज की वजह से, इस जानकारी की वजह से वो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और वो सुरक्षित रहे। बिफोर दिस ट्रिप शांति हैड ओनली सीन आइलैंड्स ऑन टेलीविजन। नाउ आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स शी हैड लर्न सो मच। आइलैंड्स आर फुल ऑफ वंडर्स एंड दे नीड आवर केयर एंड रिस्पेक्ट। तो इसमें बताया गया है कि बिफोर दिस ट्रिप, इस ट्रिप से पहले शांति ने केवल आइलैंड्स को कहाँ देखा था? टेलीविजन पर, ओनली ऑन द टेलीविजन। नाउ आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शी हैड लर्न सो मच अबाउट आइलैंड्स। तो यहाँ अंडमान और निकोबार में आने के बाद शांति ने आइलैंड्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। आइलैंड्स आर फुल ऑफ वंडर्स। जो आइलैंड्स होते हैं वो आश्चर्य से भरे होते हैं, उसमें वंडरफुल चीज़ें होती हैं। एंड दे नीड अवर केयर एंड रिस्पेक्ट। और इन आइलैंड्स को हमारी केयर की, हमारी रिस्पेक्ट की, सम्मान की ज़रूरत है, हमें इनकी केयर करनी चाहिए। अम्मा सेड दैट दे वुड बी गोइंग फ्रॉम विजयपुरम बाय शिप टू कोलकाता एंड फ्रॉम देयर टू द सुंदरबंस। तो शांति की जो मम्मी हैं उन्होंने शांति को बताया कि विजयपुरम से वो शिप के द्वारा कहाँ जाएंगे? कोलकाता जाएंगे, शिप से होकर जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर टू सुंदरबंस, और वहाँ से वो सुंदरबन जाएंगे। अब सुंदरबन क्या है? सुंदरबन इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। सुंदरबन एक अलग तरह का फॉरेस्ट है, जंगल है। सेड अम्मा ने बोला, समथिंग यू हैव नेवर सीन, शी एडिड। और अम्मा ने साथ में बोला, ऐसा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। दिस मेड शांति सो क्यूरियस दैट शी कुड नॉट वेट टू गेट देयर। और इस बात ने शांति को इतना उत्सुक कर दिया, क्यूरियस कर दिया कि वो वेट नहीं कर पा रही थी वहाँ पहुँचने का। उसे ऐसा लग रहा था कि कब पहुँचे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सुंदरबंस होम ऑफ द मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स एक तरह के पेड़ है जो अक्सर हमें नदी के किनारे की जो जगह होती है या फिर दलदल होता है उसके पास पाए जाते हैं। वेट ग्राउंड में, गीली ज़मीन जो होती है वहाँ पर ज़्यादा ही पाए जाते हैं। और इनकी जड़ें ज़मीन से कुछ ऊपर होती हैं, कुछ इनकी जड़ें ज़मीन से ऊपर होती हैं, जिनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बताया है सुंदरबंस के बारे में। तो जो ये सुंदरबंस है वहाँ पर मैनग्रोव्स जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आफ्टर ए शॉर्ट स्टॉप इन कोलकाता दे रीच दी सुंदरबंस। फिर ये कोलकाता पहुँचे, वहाँ इन्होंने थोड़ा आराम किया, थोड़ा स्टॉप लिया, और उसके बाद ये पहुँचे सुंदरबंस में। द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सुंदरबन क्या है? द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। संसार में जो सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो कौन सा है? सुंदरबन है। दिस फॉरेस्ट इज सीन वियर द रिवर गंगा मीट्स द सी।
एंड द लैंड इज़ मडी एंड सॉल्टी। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? जहाँ पर गंगा नदी, रिवर गंगा मिलती है, मीट्स मतलब मिलती है द सी, समंदर से, ठीक है। जहाँ पर गंगा नदी समंदर से मिलती है वहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और यहाँ की ज़मीन या धरती कैसी है? मडी, एकदम मिट्टी वाली, एंड सॉल्टी, और वहाँ का पानी थोड़ा सॉल्टी है। स्पेशल ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स ग्रो इन दिस वेट एंड सॉल्टी लैंड। और जो स्पेशल पेड़ हैं जिनका नाम है मैंग्रोव्स, वो इस गीली और खारे लैंड में, सॉल्टी लैंड में ग्रो करते हैं, उगते हैं। What do you see in the mangrove forest? List 3 things that live there. तो यहाँ पर पूछा है कि आपने मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या देखा और इन्हीं 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जो वहाँ रहती हैं। तो आप लिख सकते हैं वी सी लार्ज नंबर ऑफ मैंग्रोव ट्रीज इन दी मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत सारे मैंग्रोव के पेड़ हैं। द लैंड इज़ मडी एंड सॉल्टी, वहाँ की जो मिट्टी है वो मडी है और सॉल्टी है, नमकीन है। इन मैंग्रोव फॉरेस्ट देयर लिव बंगाल टाइगर, इंडियन पाइथन एंड क्रोकोडाइल। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर जो पानी है वो पानी के किनारे होते हैं, नदी के किनारे होती है ये जगह, ये जंगल नदी के किनारे है। गंगा नदी जहाँ पर समंदर पे मिल रही है, समंदर से मिल रही है, उसके पास से फॉरेस्ट है, इसलिए वहाँ की भूमि कैसी है? दलदल है, वहाँ पर वेट है, गीली है, ठीक है। तो ऐसी जगह में वहाँ कौन से जानवर मिलते हैं? इंडियन पाइथन, क्रोकोडाइल, टाइगर, बंगाल टाइगर इस जंगल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक मेक्स दिस प्लेस डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट? आपको क्या लगता है ये फॉरेस्ट बाकी फॉरेस्ट से क्यों अलग है? किस वजह से ये फॉरेस्ट बाकी जगहों से या बाकी फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, उनसे अलग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, दिस प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट बिकॉज हियर द लैंड इज मडी एंड सॉल्टी एंड इट इज़ एट द प्लेस वेयर गंगा रिवर मीट्स द सी। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मैंग्रोव ट्रीज़। ओके, तो ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर ज़मीन जो है वो मडी है और सॉल्टी है। यहाँ जो गंगा नदी है वो जहाँ पर समंदर से मिल रही है उस जगह पर ये फॉरेस्ट है और यहाँ पर बहुत सारे मैंग्रोव ट्रीज़ हैं। Appa, what are those tiny stick-like things coming out of the water? asked शांति। शांति ने फिर अपने जो फादर हैं उनसे पूछा कि अप्पा ये पतली पतली स्टिक लाइक जो चीज़ है, पतली पतली टहनियों की तरह जो चीज़ है वो क्या है जो कि पानी से बाहर निकल रही है? तो फादर ने क्या बोला? Those are the roots of the mangroves which help them breathe in the muddy salt water, he answered. तो यहाँ पर देखिए ये जो पेड़ हैं इनकी जड़ें इस तरीके की होती हैं, ज़मीन से काफ़ी ऊपर आपको जो जड़ें हैं वो दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ का पानी, यहाँ की ज़मीन जो है वो खारा है, पानी खारा है, तो ये जो जड़ें हैं जो कि पानी से ऊपर हैं वो हेल्प करती हैं इस पेड़ को ब्रीथ करने में, सांस लेने में, ठीक है, ताकि ये पेड़ यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर सके, उग सके। तो यही बात इसमें लिखी हुई है, दोज आर द रूट्स ऑफ द मैंग्रोव विच हेल्प देम टू ब्रीद इन मडी सॉल्ट वाटर। जो ये मडी कीचड़ वाला पानी है और सॉल्ट वाला पानी है, इसमें पेड़ों को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, तो ये जो रूट्स हैं वो पेड़ को सांस लेने में मदद करते हैं, जो ये ऊपर मिट्टी से ऊपर हैं। क्योंकि अगर ये मिट्टी के अंदर रहेंगे तो इनके जो होल्स होते हैं, इसमें जो पोर्स होते हैं वो ढक जाएंगे और पेड़ सांस नहीं ले पाएंगे इससे, ठीक है। पेड़ों को भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो पेड़ भी जो है इनकी रूट से सांस लेते हैं। तो यहाँ पर और भी एनिमल्स दिखाए गए हैं, इनके नाम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ मंकी भी है, क्रोकोडाइल है, ओके, और भी ये बर्ड्स हैं। तो एंड हियर बंगाल टाइगर है, तो ये आप नाम उसमें बता सकते हैं जहाँ पर आपको एनिमल्स के नाम पूछे गए हैं। Mangroves are important because their roots hold the soil together and help stop waves from washing the land away. Many people here live close to the forest and depend on it for their daily needs. For generations, they have lived in the harmony with the nature. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मैंग्रोव्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखती हैं, होल्ड करके रखना मतलब बांध के रखना आपस में। उसकी वजह से क्या होता है? दे हेल्प टू स्टॉप वेव्स फ्रॉम वॉशिंग लैंड अवे। जब वेव्स आती हैं, समंदर की लहरें आती हैं, तो लहरों की वजह से मिट्टी बह के आगे चली जाती है, लेकिन इन रूट्स की वजह से, इन पेड़ों की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो जो समंदर की लहरें हैं वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जा पाती। मैनी पीपल हियर लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट एंड डिपेंड ऑन इट। और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड हैं, उनके पास ही रहते हैं वो, क्योंकि फॉरेस्ट से उनको बहुत कुछ मिलता है जो कि उनको डेली नीड में, जो कि उनकी डेली नीड्स हैं, जैसे कि उनको फल चाहिए, लकड़ी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए वो सब इस फॉरेस्ट पे डिपेंड है, तो इसलिए वो इन फॉरेस्ट के पास ही रहते हैं। फॉर जनरेशंस दे हैव लिव्ड इन हार्मनी विद द नेचर। और सदियों से ये लोग यहाँ पर नेचर के साथ बड़े प्यार से रह रहे हैं, नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट वेज डू पीपल इन सुंदरबंस डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट? यहाँ पर आपको बताना है कि जो लोग हैं वो सुंदरबन पर कैसे निर्भर हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, People in Sundarbans depend on the mangrove forest for their daily needs.
जो लोग हैं वो सुंदरबन पर डिपेंड हैं, किस लिए? अपनी डेली नीड्स के लिए, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वो सुंदरबंस पर डिपेंड हैं। दे कलेक्ट हनी, फिश, क्रैब एंड प्रॉन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट टू अर्न मनी एंड गेट फूड। वो क्या इकट्ठा करते हैं वहाँ से? फिश, हनी, शहद, क्रैब्स एंड प्रॉन्स को। इससे उनको भोजन भी मिलता है, फूड भी मिलता है, और इनको बेचकर वो पैसे भी अर्न करते हैं, मनी इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं। द मैनग्रोव ट्रीज प्रोटेक्ट देयर विलेजेस फ्रॉम बिग स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। और जो मैनग्रोव के पेड़ होते हैं वो उनके गाँव को किससे बचाते हैं? तूफानों से और बाढ़ से बचाते हैं, क्योंकि मैनग्रोव के ट्रीज जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, जिससे स्टॉर्म्स एंड फ्लड से बचने में मदद मिलती है। मैनी पीपल ऑल्सो गेट जॉब्स इन टूरिज्म लाइक टेकिंग विजिटर्स ऑन बोट्स। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब भी मिलता है। कौन सा जॉब? कि वो टूरिज्म में क्या करते हैं, जो वहाँ पर लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको बोट्स में राइड करवाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। द सुंदरबंस फेल्ट लाइक अ वर्ल्ड वेयर लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ ऑल लिव टुगेदर। मैनग्रोव्स लाइक द सुंदरबंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो यहाँ पर बोला गया है सुंदरबन एक पूरी वर्ल्ड की तरह लगता है, संसार की तरह लगता है, जहाँ पर लैंड, ज़मीन, वाटर, पानी एंड वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मैनग्रोव्स लाइक सुंदरबंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और जो सुंदरबन की तरह जितने भी मैनग्रोव्स हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। डिस्कस वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस। आपको क्यों लगता है कि जो इस तरीके की जगह हैं, सुंदरबन की तरह की जगह हैं, उनका हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, उनका टेक केयर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए? तो इसके बारे में आपने बताना है। तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे। Taking care of places like the Sundarbans is important because they are home to many animals like tigers, crocodiles and many kinds of birds. सुंदरबंस जैसी जगहों को बचाना बहुत ज़रूरी है, उनका टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का घर हैं। द पीपल लिविंग देयर आर डिपेंडेंट ऑन सुंदरबंस फॉर देयर डेली नीड्स। और जो लोग इसके आसपास रहते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए इन सुंदरबंस पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि उनको लकड़ी चाहिए, है ना, फल फूल चाहिए, उसके लिए वो इन जो सुंदरबन है वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उन पर डिपेंडेंट हैं। दे प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम बिग स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। और जो सुंदरबन है वो वहाँ के लोगों को किससे बचाते हैं? बड़े बड़े तूफानों से, फ्लड से, बाढ़ से और स्ट्रॉन्ग विंड से बचाते हैं। द सुंदरबंस ऑल्सो गिव क्लीन एयर एंड हेल्प कीप अवर अर्थ हेल्दी। और जो सुंदरबन है वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी वजह से हवा साफ होती है और ये अर्थ को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। इफ़ यू प्रोटेक्ट द सुंदरबंस वी कैन सेव नेचर एंड अवर फ्यूचर। अगर हम सुंदरबन को बचा पाए, उनको प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी टेक केयर कर पाएंगे, तो हम अपने नेचर की, हम प्रकृति की और अपने फ्यूचर को भी सेव कर पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। Next is find out, look around yourself. Do you see any living thing that has something special to help it live there? What is it? तो आपको बोला गया है कि आपने अपने आसपास देखना है जो भी लिविंग थिंग्स हैं, और आपको ये पता करना है क्या उनके पास ऐसी कोई स्पेशल चीज़ है जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह पाते हैं, और अगर ऐसा है तो वो क्या चीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल लेते हैं कैमल। कैमल कहाँ रहता है? रेगिस्तान में, डेजर्ट में। और रेगिस्तान में, डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो उससे कोप अप करने के लिए, उससे सर्वाइव करने के लिए ऐसे सिचुएशन में कैमल के पास क्या होता है? एक हम्प होता है, उसकी पीठ के ऊपर एक हम्प होता है जिसमें वो अपना खाना स्टोर करके रखता है, और उसका जो स्टमक होता है, पेट, वो बहुत बड़ा होता है जिसमें वो पानी को स्टोर करके रखता है। और उसके जो पैर होते हैं वो भी गद्दीदार होते हैं, पैडेड होते हैं, मोटे मोटे, जिससे कि उसे रेत में चलने में आसानी होती है। तो ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनको किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने के लिए उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ रह पाते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। Why would someone wear a mask on the back of their head? शांति asked curiously. तो यहाँ पर शांति अपने फादर से पूछती है कि वाई वुड समवन वियर अ मास्क ऑन द बैक ऑफ देयर हेड, कि कोई अपने सर के बैक साइड में मास्क क्यों पहनता है, ठीक है। शांति आज क्यूरियसली, बड़ी उत्सुकता से, शांति ने वहाँ पर कुछ लोगों को देखा होगा जो कि अपने सर के पीछे मास्क पहने हुए थे। यूजुअली हम मास्क कहाँ पहनते हैं? अपने मुंह के ऊपर, फ्रंट में, है ना, सामने मुंह को ढकते हैं। लेकिन शांति ने क्या देखा, लोगों ने जो मास्क है वो सर के पीछे पहना हुआ है। तो इसी के बारे में बड़ी उत्सुकता से उसने अपने फादर से पूछा। तो अप्पा टोल्ड, अप्पा क्या कहते हैं, I heard that it has something to do with how tigers attack their prey from behind. Tigers may get confused by the mask. उसके फादर जो हैं उसको बताते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि जो बाघ हैं, टाइगर्स मतलब जो बाघ हैं, वो पीछे से शिकार करता है, बैक साइड से। अगर कोई इंसान आगे चल रहा हो तो
बाघ उसके सामने से नहीं, उसके पीछे से उसके ऊपर झपटेगा। लेकिन अगर उस इंसान ने मास्क बैक साइड में पहना होगा तो जो टाइगर है, बाघ है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कहीं ये मेरी तरफ तो नहीं देख रहा, कहीं इसका ये फ्रंट फेस तो नहीं है, फ्रंट साइड तो नहीं है। तो बाघ को कंफ्यूज करने के लिए कि ये फ्रंट है, वो क्या करते हैं, जो मास्क है उसको बैक साइड में लगाते हैं ताकि जो बाघ है कंफ्यूज हो जाए और वो उस तरफ से पीछे साइड से जब अगर वो हमला करने आता है तो वो हमला ना करे, उसको फ्रंट समझकर। ओके, तो ये बात यहाँ पर फादर ने उसको बताई शांति को कि ऐसा मैंने सुना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब उत्तर पूर्वी भारत। ग्रीन हिल्स एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत में आपने अगर आप इंडिया का मैप बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको पता है बहुत सारे वहाँ स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब आते हैं, और भी स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं और ये जो इलाका है इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है। वहाँ पर ग्रीन हिल्स हैं, हरी हरी पहाड़ियाँ हैं, एंड ग्रेट ट्रेडिशन, और बड़े अच्छे अच्छे उनके ट्रेडिशंस हैं, महान ट्रेडिशंस हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। After leaving the Sundarbans, Shanti and her family begin their journey towards the northeast of India. तो सुंदरबन से निकलने के बाद, वहाँ से जाने के बाद शांति और उसकी फैमिली की जर्नी किस तरफ शुरू हुई? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। Did you know that the 7 states called the 7 sisters along with the state of Sikkim makes up what we call the northeast India? क्या आपको पता है कि हम जो 7 स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जिसमें कि सिक्किम भी शामिल है, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? 7 सिस्टर्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत है। और ये 7 सिस्टर्स कौन कौन से हैं? तो ये 7 स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो आप इनको इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद रहेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ये। सबसे पहले ए वाले देखो, अरुणाचल प्रदेश और असम। उसके बाद क्या आता है अल्फ़ाबेट्स में? एम से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओके, देन एन नागालैंड, एंड लास्ट में त्रिपुरा। तो इस तरीके से आप लर्न करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। 2 आपके ए वाले हैं एंड 3 आपके एम वाले हैं, एक नागालैंड एन का है और एक टी से त्रिपुरा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। देखो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर है जहाँ पर उनके ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के बारे में दिखाया गया है। वहाँ क्या क्या होता है, बिहू डांस दिखाया है। ओके, यहाँ हैंडक्राफ्ट से कुछ बनाया जा रहा है, शॉल वगैरह, और यहाँ बास्केट्स बनी हैं। उनकी जो ड्रेसेस हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। राइट, ओके, लिखना है आपने सबसे पहले। लुक एट द पिक्चर, कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई गई हैं इनमें से आपने पहचानना है मार्केट में कौन सी चीज़ें इनमें से बेची जाती हैं। ओके, तो किसी भी 3 चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ों के नाम लिख दिए हैं। एक तो बैम्बू बास्केट हैं, इसमें बांस के जो बास्केट्स, देन क्ले पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो हैं, देन वुवन शॉल्स, हाथ से बने हुए जो शॉल्स हैं जो बुनाई करके बनाए गए हैं। इसके अलावा आप और भी चीज़ों के नाम बता सकते हैं। फिर है कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द अबव पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है? यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं, ये असम का बिहू फेस्टिवल है। ओके, सो यू कैन राइट हियर दिस इज द बिहू फेस्टिवल। व्हाई डू यू थिंक द हाउसेस आर बिल्ट ऑन बैम्बू स्ट्रक्चर्स। यहाँ असम में जो घर होते हैं वो किस पर बनाए जाते हैं? बैम्बू के ऊपर बनाए जाते हैं, बैम्बू स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है वो आपने बताना है। सपोज अगर हाउस बनाने हैं तो पहले बैम्बू के जो लकड़ियां हैं, मोटी मोटी स्ट्रक्चर्स, वो बनाए जाएंगे और उसके ऊपर फिर वो अपना घर जो होता है उसको बनाते हैं इस तरीके से, जो भी उनका घर होता है, और फिर सीढ़ियाँ इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो वो बैम्बू स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्यों बनाते हैं इसके बारे में आपने बताना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, The houses are built in bamboo structures because there the land gets flooded during rain and there live many wild animals and insects in these areas. यहाँ पर क्या होता है कि जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है या नीचे पूरा पानी भर जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी रहते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से ज़्यादा घास होती है, यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, इस वजह से जंगली जानवर इंसेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। सो द हाउसेज आर रेज्ड अबव ग्राउंड लेवल टू स्टे सेफ फ्रॉम वाटर एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो इसीलिए घरों को थोड़ा ऊपर रख के बनाया जाता है, बांस की जो बड़ी बड़ी डंडियां हैं उसके ऊपर बनाया जाता है ताकि वो पानी से सेफ रहें और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे भी सुरक्षित रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको कौन कौन से एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम आपने बताने हैं। तो यहाँ पर हमें केवल 2 ही एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो एलिफेंट, दूसरा ये हॉर्नबिल। ओके, तो इसका नाम आप यहाँ पर, तो इनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे आंसर लिखेंगे, एलिफेंट एंड हॉर्नबिल। नेक्स्ट इज
What does this picture tell you about the people who live with nature in the northeast of India? इस पिक्चर से आपको उन लोगों के बारे में क्या पता चलता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं? इस पिक्चर को देख के आपको क्या पता चलता है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट लिव वेरी क्लोज टू नेचर। इस पिक्चर को देख के हमें क्या लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो नेचर के बहुत क्लोज हैं। दे यूज़ नेचुरल थिंग्स लाइक बैम्बू, वुड एंड क्ले टू मेक बास्केट्स, पॉट्स एंड क्लोथ्स। वो लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैम्बू, बांस, वुड, लकड़ी एंड क्ले, मिट्टी का, क्या बनाने के लिए? बास्केट्स, पॉट्स एंड क्लोथ्स, ये सब बनाने के लिए। दे वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वो वहाँ की पारंपरिक जो परिधान है, वेशभूषा है, उसको पहनते हैं। एंड परफॉर्म फोक डांसेस, और फोक डांस करते हैं, शोइंग देयर कल्चर, अपने कल्चर को दिखाने के लिए। ओके, you can see in this picture. The picture tells us they respect nature and use its resources carefully for their daily life. इस पिक्चर को देख के हमें ये लगता है कि वो नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, और वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसको वो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ओके, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज़ अ लैंड फुल ऑफ कलर्स, क्रिएटिविटी एंड लाइफ। नॉर्थ ईस्ट का जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया मतलब उत्तर पूर्वी जो भारत है, वहाँ की धरती रंगों से भरी है, रंग बिरंगी है, वहाँ क्रिएटिविटी है एंड इट्स फुल ऑफ लाइफ, जीवंत है। पीपल हियर लिव क्लोजली विथ नेचर, यहाँ के लोग प्रकृति के साथ एकदम जुड़े हुए रहते हैं, बहुत पास हैं उनके। द रीजन इज़ होम टू लश फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स एंड अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। और जो ये रीज़न है, ये जो एरिया है, जगह है, ये घर है किसका? लश फॉरेस्ट, लश मतलब बहुत ही जो ग्रीन घने फॉरेस्ट है उनका घर है। फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ पर बहती हुई नदियाँ हैं। एंड अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, और बहुत ही अमेजिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स जो पिक्चर में दिया है उसी को उन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। इस तरीके से भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट टू म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल्स, every part of life is connected to the hills, forest and wildlife around them. It is a place where culture and nature grow together. तो यहाँ बोला गया है कि वीविंग से लेकर, मतलब वीविंग मतलब जो बुनते हैं, बुनाई करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, या जो म्यूज़िक और डांस और वो करते हैं फेस्टिवल्स में। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज़ कनेक्टेड टू द हिल्स, जीवन का हर एक हिस्सा उनका किससे कनेक्टेड है? हिल से, पहाड़ों से, फॉरेस्ट जंगल से, एंड द वाइल्ड लाइफ अराउंड देम, और उनके आसपास जो जीव जंतु हैं, जो जंगली जीव जंतु हैं, उनसे रिलेटेड है, उनसे जुड़ी हुई है। इट इज़ अ प्लेस वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति और उनका जो कल्चर, संस्कृति है, वो एक साथ आगे बढ़ती है। फिर है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? भूत जोलोकिया और गोस्ट पेपर इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड। इट ग्रोज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इज़ यूज्ड इन पिकल्स, चटनीज एंड इवन टू कीप एलिफेंट्स अवे फ्रॉम द क्रॉप्स। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है, नाम है भूत जोलोकिया, ओके, जिसको गोस्ट पेपर भी बोला जाता है। ये सबसे तीखी मिर्ची है दुनिया की, और ये कहाँ उगाई जाती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड यूज्ड इन पिकल्स, और इसे किस में यूज़ करते हैं? पिकल्स में, अचार में, चटनी में। और इसका इस्तेमाल जो हाथी हैं उनको क्रॉप से दूर रखने के लिए भी किया जाता है। हाथी क्रॉप्स को नुकसान पहुँचाते होंगे, तो इस मिर्ची का उपयोग उन्हें दूर रखने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर एक पिक्चर देखो, इसमें कोई लेडी हैं, वो बच्चों को कुछ सिखा रही हैं, समझा रही हैं, बता रही हैं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। वॉट आर दे डूइंग, शांति आस्ट। अब इसको देख के शांति ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड, द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, सेड अम्मा। द वुमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट। तो यहाँ पर जो शांति की मदर हैं उन्होंने बताया कि दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हरगिला बर्ड, ये क्या कर रहे हैं? हरगिला बर्ड को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हरगिला बर्ड हैं, ओके। द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, जिसको ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक भी बोला जाता है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा। द विमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट। जो यहाँ पर लिखा हुआ है द विमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट, विमेन लिखा हुआ है, दिस इज प्लूरल। आर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही लेडी है, एक ही विमेन है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द वुमेन इज़ टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट। जो यहाँ पर लेडी है, औरत है, वो बच्चों की मदद कर रही है। किस बात के लिए, किस बात में मदद कर रही है? वो उनको ये सिखा रही है कि जो ये बर्ड्स हैं, इनके नेस्ट को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है, ओके। तो यहाँ पर आप विमेन की जगह वुमेन कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन वुमेन, एंड आर की जगह इज़, क्योंकि ग्रामर भी आपकी बहुत ज़रूरी है। तो हियर इन दिस सेंटेंस, तो पिक्चर को देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो यू कैन चेंज इट। द वुमेन इज़ टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट। Shanti joined the group and learned how the
हरगिला बर्ड्स हैव बीन ग्रोइंग इन नंबर विथ एवरीवन्स हेल्प। तो यहाँ पर शांति ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया, वो भी बाकी बच्चों के साथ जाके बैठ गई और उसने भी सीखा कि हरगिला बर्ड को कैसे उनको बचाया जा सकता है। और हरगिला बर्ड को बचाने के लिए वो जो हेल्प कर रहे हैं उसकी वजह से हरगिला बर्ड्स की जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं। हरगिला बर्ड्स हैव बीन ग्रोइंग इन नंबर विथ एवरीवन हेल्प। हर किसी की मदद से हरगिला बर्ड्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, चूज एन एनिमल और बर्ड नियर यू दैट नीड्स प्रोटेक्शन। आपने ग्रुप्स में डिस्कस करना है कि आपके आसपास कोई बर्ड या एनिमल है जिसको कि प्रोटेक्शन या सुरक्षा की जरूरत है, उसके बारे में आपने बात करनी है। व्हाट कैन यू डू टू हेल्प, और आप मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्रिएट अ प्रोटेक्शन प्लान एंड शेयर इट विद द क्लास। आप एक प्रोटेक्शन प्लान, सुरक्षा का प्लान बनाएंगे और उसे क्लास के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप कीजिएगा। एक्टिविटी 2, इन स्मॉल ग्रुप्स कलेक्ट ट्विग्स, लीव्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक कॉटन और पेपर अवेलेबल अराउंड यू। आपने ग्रुप्स में काम करना है और आपने क्या इकट्ठा करना है। ट्विग्स, ट्विग्स होती हैं छोटी छोटी लकड़ियाँ, ओके। लीव्स, पत्ते, सॉफ्ट मटेरियल्स जैसे कि कॉटन या पेपर, सॉफ्ट जो मुलायम चीज़ हो, इस तरीके की चीज़ इकट्ठी करनी है जो कि आपके पास आसपास अवेलेबल हो, जो आपको मिल जाए। क्रिएट अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट यूजिंग द मटेरियल्स, ओके। अब इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी चिड़िया का घोंसला बनाना है। व्हाट मेक्स अ गुड नेस्ट, व्हाट डज द नेस्ट नीड टू कीप द एग सेफ। अब गुड नेस्ट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जो एग है वो सेफ रहेंगे नेस्ट में, तो वो चीज़ आपने बतानी है। तो इसका आंसर आप ऐसे बताएंगे, अ गुड नेस्ट इज सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हिडन। एक जो अच्छा नेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और हिडन और छुपा हुआ होता है, उसको कोई देख नहीं सकता, ठीक है, उसको छुपा के रखना होता है। बर्ड्स मेक नेस्ट विद ग्रास, लीव्स, ट्विग्स एंड कॉटन सो द एग स्टे वार्म एंड कंफर्टेबल। जो बर्ड्स होती हैं वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं ताकि जो उनके जो एग्स हैं वो वार्म रहे, गर्म रहे और कंफर्टेबल रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। द नेस्ट नीड्स टू बी सेफ फ्रॉम रेन, विंड एंड अदर एनिमल्स। नेस्ट को बहुत ज़रूरी है विंड से, रेन से और दूसरे एनिमल से हम प्रोटेक्ट करके रखें, सेफ रखें, ठीक है। इट शुड बी इन अ क्वाइट एंड सेफ प्लेस। कहाँ जो नेस्ट है वो कहाँ पर होनी चाहिए, शांत जगह में और सेफ जगह में, जहाँ पर कोई उनको देख ना सके, जहाँ पर कोई उनको छेड़ ना सके। सो द एग्स डू नॉट गेट हार्म, ताकि उनके अंदर जो एग्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। इस तरीके से आप बताएंगे। व्हाट आर दे, वो क्या हैं। हाउ आर दीज मेड, ये कैसे बने हैं। शांति आज देयर न्यू गाइड चंदन। शांति ने अपने न्यू गाइड चंदन से क्वेश्चन पूछा, और ये किसे देखकर पूछा, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको देखकर शांति ने अपने गाइड चंदन से पूछा कि ये क्या है और ये कैसे बने हैं। तो दोज आर द लिविंग रूट्स ब्रिजेस। उसने बताया, चंदन ने क्या बताया कि ये क्या हैं, लिविंग रूट ब्रिजेस। ब्रिज क्या होते हैं, पुल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। किसी नदी के ऊपर हम ब्रिजेस को बनाते हैं, है ना, नदी को पार करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर ये ब्रिजेस हैं, लेकिन ये लिविंग है। ब्रिजेस जो पुल होते हैं वो लिविंग नहीं होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, सीमेंट से बनते हैं, लोहे से बनते हैं, स्टील से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ है वो किससे बना है, वो लिविंग रूट्स हैं, जड़ें हैं। जो जिंदा पेड़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, तो पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों से ये बना हुआ है। दोज आर द लिविंग रूट ब्रिजेस। ये जड़ों के ब्रिजेस हैं, जड़ों के पुल हैं। The roots of these trees across the streams became strong enough to walk on। और उसने बताया कि ये जो पेड़ों की जड़ें हैं उससे जो ब्रिज बना है नदी के ऊपर, अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के ऊपर, इस पार से दूसरे पार जा सकते हैं इसके ऊपर चढ़ के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप इन पर चल सकते हो। वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर देम नाउ। वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर देम नाउ, मतलब अब हमें इनकी देखभाल करने की ज़रूरत है, सेड चंदन, चंदन ने कहा। फिर है एक्टिविटी 3, ट्राई अ रूट ब्रिज चैलेंज इन क्लास। क्लास में एक रूट ब्रिज चैलेंज करना है आपने। कैन यू कनेक्ट 2 चेयर्स यूजिंग स्ट्रिंग और स्टिक्स इन अ वे दैट विल होल्ड ए स्मॉल टॉय। आपने 2 चेयर्स लेनी है क्लास में, जो चेयर्स होती हैं आपकी इस तरीके से, और एक और चेयर इस तरीके से ले लीजिएगा। फिर उनके बीच में क्या करना है, एक स्ट्रिंग से मोटे स्ट्रिंग्स बांधना है, कोई धागा मोटा इस तरीके से बांधना है, और उसके ऊपर कोई टॉय को रखना है, कोई खिलौना रखना है। क्या वो खिलौने को होल्ड कर सकता है, या आपने देखना है, ओके। फिर है, एज दे एक्सप्लोर द आइलैंड्स एंड द नॉर्थ ईस्ट दे सॉ मैनी अमेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जब ये सारे लोग नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे आइलैंड्स को, तो उन्होंने बहुत सारे अमेजिंग प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ देखे। अप्पा, व्हाट मेक्स दीज प्लेसेस सो स्पेशल, शांति आस्क्ड। शांति ने अपने अप्पा से पूछा कि क्या चीज़ है जो इन जगहों को इतना स्पेशल बनाती है। अप्पा स्माइल्ड, अप्पा मुस्कुराए एंड सेड, और कहा, मैनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। That's what makes this one of nature's special places, a kind of nature's hotspot. Now I will take you to another hotspot in our country.
तो अप्पा ने उन्हें क्या बताया शांति को कि यहाँ पर जो पेड़ और एनिमल्स यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो कई एनिमल्स और पेड़ ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं, और यही चीज़ इन जगहों को इतना स्पेशल बनाती है। ये नेचर का हॉट स्पॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो अप्पा से बोलते हैं अब मैं तुम्हें एक दूसरे हॉट स्पॉट पर लेके चलूँगा जो हमारी कंट्री का हॉट स्पॉट है। ठीक है, जहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें हैं जो स्पेशल हैं। डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट द इंडियन जाइंट स्क्विरल इन ग्रेड 4? क्या आपको याद है आपने क्लास 4 में इंडियन ग्रेट जाइंट स्क्विरल के बारे में पढ़ा था? इट लिव्स इन द अदर प्लेस वी आर गोइंग नेक्स्ट। तो पापा बताते हैं कि अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पर इंडियन जाइंट स्क्विरल जो है वो वहाँ रहता है, उसी प्लेस पर हम जा रहे हैं जहाँ वो रहता है। वेस्टर्न घाट्स, उसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। Appa said, "We are now heading to another mountain range, the Western Ghats, a long chain of forested hills known for its rich plant and animal life." अपा ने सभी को बताया कि हम अब दूसरे माउंटेन रेंज की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है वेस्टर्न घाट, जो कि एक लॉन्ग चेन है फॉरेस्टेड हिल्स की, नोन फॉर इट्स रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ, जहाँ पर बहुत सारे हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलकर फॉरेस्ट बना हुआ है। ये चेन है इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं। लुक एट द मैप, लोकेट द वेस्टर्न घाट्स एंड नेम द 6 स्टेट्स इट पासिस थ्रू। तो आपने यहाँ पर मैप को देखना है, मैप में पता करना वेस्टर्न घाट कौन से हैं और वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से होकर जाते हैं, उन स्टेट्स के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें जो ग्रीन पोर्शन है ये सारा क्या है, वेस्टर्न घाट। ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट से होकर ये वेस्टर्न घाट जाता है, कहाँ कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं। ये है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो आप ये 6 स्टेट्स के नाम इसमें बताएंगे। तो इस तरीके से आप ये नाम लिखेंगे, केरला, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट इज व्हाट एनिमल्स कैन यू स्पॉट इन द फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स आपको मिलते हैं, उन एनिमल्स के नाम आपने बताने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, मंकी, डियर, गोट, स्नेक, फ्रॉग, लेपर्ड, हॉर्नबिल, किंगफिशर एक्सेट्रा। और भी बर्ड्स हैं यहाँ पर, यू कैन सी हियर, एलिफेंट है, लेपर्ड है, स्नेक है, डियर है, गोट है, ओके, एंड मंकी है, दिस इज हॉर्नबिल। और भी बर्ड्स यहाँ पर हमने देखे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर में लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बुशेस से, झाड़ियों से कुछ जो लीव्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मे बी ये कोई हर्ब हो सकते हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं, या कोई और चीज़ हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि पत्ते इकट्ठे करें, दैट यू कैन राइट हियर। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, द पीपल इन द पिक्चर आर कलेक्टिंग लीव्स और हर्ब्स फ्रॉम द बुशेस। कि जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो बुशेस से, झाड़ियों से क्या इकट्ठा कर रहे हैं, लीव्स या फिर हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती हैं, वो लीव्स या छोटे छोटे प्लांट्स जिससे दवाइयाँ बनती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक फोर्ट्स वर बिल्ड ऑन हिल टॉप्स इंस्टेड ऑफ फ्लैट लैंड्स। आपको क्या लगता है कि जो फोर्ट्स होते हैं, जो किले होते हैं, फोर्ट्स मतलब किले, वो हिल टॉप पर ही बनाए जाते हैं। हिल टॉप्स मतलब जो पहाड़ी होती हैं उसके ऊपर ही फोर्ट्स बनाए जाते हैं, किले बनाए जाते हैं, ना कि फ्लैट लैंड्स में। फ्लैट लैंड के बजाय हिल टॉप्स पर, पहाड़ों की चोटियों पर या ऊपर के हिस्से में जो है फोर्ट्स, किले बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों वहाँ पर किले बनाए जाते हैं, ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल टॉप सो दैट किंग्स कुड सी एनिमीज फ्रॉम फार अवे एंड स्टे सेफ। इन फोर्ट्स को हिल टॉप इसलिए बनाया जाता था ताकि जो राजा हैं उनको दूर से ही जो आते हुए दुश्मन हैं वो दिखाई दे और वो अपने आप को सेफ रख सकें। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर एनिमीज टू क्लाइंब द हिल्स एंड अटैक। और जो ये फोर्ट्स थे हिल्स में होने की वजह से इन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता था। तो जो दुश्मन होते थे वो आसानी से इन पर चढ़ नहीं पाते थे, अटैक नहीं कर पाते थे। हिल फोर्ट्स वर स्ट्रॉन्ग एंड गिव गुड प्रोटेक्शन। जो हिल फोर्ट्स होते थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, मजबूत होते थे और अच्छी सुरक्षा देते थे। इसीलिए इनको कहाँ पर बनाया जाता था, हिल्स के ऊपर, हिल टॉप्स पर। दी लॉइन टेल्ड मकाक्स आर ओनली फाउंड हियर। मतलब यहाँ पर जो मंकी हैं, मकाक्स आर द टाइप ऑफ मंकी, जो जिनकी पूंछ कैसी होती है, लॉइन की पूंछ की तरह, तो वो केवल यहीं पर पाए जाते हैं। अप्पा टोल्ड, अप्पा ने बताया, लाइक इन द आइलैंड्स सम एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड ओनली इन दिस रीजन। जैसे आइलैंड्स में भी कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऐसे थे जो केवल उसी जगह पर पाए जाते थे, तो यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जो कि इसी एरिया में, इसी इलाके में या रीजन में पाए जाते हैं। डू यू नो दैट सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया बिगिन फ्रॉम दीज हिल्स, सेड अप्पा। अप्पा ने कहा या पूछा कि क्या तुम्हें पता है बहुत सारी नदियाँ हैं जो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से शुरू होती हैं, वो पहाड़ियों से निकलती हैं।
गिव द नेम्स ऑफ 3 रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर आपने उन रिवर्स के नाम लिखने हैं, उन नदियों के नाम लिखने हैं जो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती हैं या निकलती हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द 3 रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 3 नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं। नेक्स्ट इज, these hills have many plants that are used in traditional medicine. Many of these plants grow only in this region. तो यहाँ पर बताया गया है कि इन हिल्स में, इन पहाड़ियों में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पारंपरिक दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। एंड मैनी ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो ओनली इन दिस रीजन। और इनमें से कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं, ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं जो केवल इसी इलाके में उगते हैं। Many tribal communities and other forest dwelling people have lived here for generations. तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग, और जो जंगलों में रहते हैं लोग, वो यहाँ पर कई जनरेशन से रहते हैं। They depend on the forest and its plants for food, मेडिसिन एंड देयर लाइवलीहुड। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं इन जंगलों में, वो इन जंगलों में जो चीज़ें उगती हैं, प्लांट्स उगते हैं, उन पर डिपेंड होते हैं किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन दवाइयों के लिए एंड लाइवलीहुड। और अपनी आजीविका के लिए वो सारे लोग, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग, फॉरेस्ट ड्वेलिंग लोग, फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब जंगल में रहने वाले लोग, इन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जस्ट देन शांति सॉ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद नोटबुक्स एंड कैमराज अंडर ए ट्री। व्हाट आर दे डूइंग, शी आस्क्ड। तभी शांति ने बच्चों का एक समूह देखा, एक ग्रुप देखा, जिनके हाथों में क्या थी, नोटबुक्स थी, कॉपियाँ थी एंड कैमरास, और उनके पास कैमरा भी थे। एंड दे वर अंडर द ट्री, वो लोग कहाँ पर थे, एक पेड़ के नीचे। तो शांति ने पूछा, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। दीज स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ अ सर्वे विथ हेल्प फ्रॉम स्कूल्स, farmers and experts. We found and recorded over 200 types of mangoes in the Western Ghats. Now we are also looking at jackfruit and jamun, explained Satish, a researcher who was guiding the students. तो वहाँ पर एक रिसर्चर था, उसका नाम था सतीश, जो कि उन बच्चों को गाइड कर रहा था। तो उसने शांति को बताया कि ये जो बच्चे हैं वे एक सर्वे का पार्ट हैं, मतलब वो किसी बारे में सर्वे कर रहे हैं। विथ हेल्प फ्रॉम स्कूल्स, स्कूल की मदद से, फार्मर्स एंड एक्सपर्ट्स, वी फाउंड एंड रिकॉर्डेड ओवर 200 टाइप्स ऑफ मैंगोज इन द वेस्टर्न घाट। मतलब उसने बताया कि स्कूल की मदद से, किसानों की मदद से, फार्मर की मदद से और एक्सपर्ट्स की मदद से उन लोगों ने 200 टाइप्स ऑफ मैंगोज़ का पता लगाया है वेस्टर्न घाट में। मतलब वेस्टर्न घाट में जो ट्रीज़ हैं उसमें 200 पेड़ तो मैंगो के हैं, 200 पेड़ अलग अलग वेराइटी के मैंगोज़ हैं वहाँ पर। नाउ वी आर ऑल्सो लुकिंग एट जैक फ्रूट एंड जामुन। और उसने ये भी बताया कि अब हम जैक फ्रूट्स, जैसे कि आप कटहल बोलते हो, उसके बारे में, और जामुन की वेराइटीज़ के बारे में भी पता लगा रहे हैं। शांति वॉज अमेज्ड, शांति बहुत आश्चर्यचकित थी। कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर द ट्रीज एंड फ्रूट्स इन माई प्लेस टू, शी वंडर्ड। वो बड़े आश्चर्य से उसने सोचा, क्या मैं भी अपने इलाके में, अपनी जगह पर ऐसा कर सकती हूँ, पेड़ों के बारे में या फिर फ्रूट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकती हूँ, जैसे जिस तरीके से ये लोग कुछ कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ मैं भी कर सकती हूँ अपनी जगह में। द जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट्स वॉज कमिंग टू एन एंड, बट शांति's माइंड वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अब उनकी जो वेस्टर्न घाट की जो यात्रा थी वो पूरी होने जा रही थी, लेकिन जो शांति का दिमाग था वो बहुत सारे क्वेश्चंस और आइडियाज़ से भरा हुआ था। अप्पा सेड, अप्पा ने कहा, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। चलो मैं तुम्हें अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में बताता हूँ। इट इज़ अ वंडरफुल रेन फॉरेस्ट इन केरला, होम टू मैनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अप्पा ने बताया कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो क्या है, एक वंडरफुल रेन फॉरेस्ट है जो कि केरला में है। वहाँ बारिश बहुत होती है। होम टू मैनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यहाँ पर बहुत ही रेयर टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो मुश्किल से ही कहीं और मिलते हैं। अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट विच रिसीव ए लॉट ऑफ रेन एंड आर यूजुअली बजिंग विद द साउंड ऑफ सिकाडा इंसेक्ट्स, दिस रेन फॉरेस्ट वॉज साइलेंट, गिविंग द वैली इट्स नेम। जैसे कि दूसरे रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है, वहाँ पर यूजुअली किसकी आवाज़ सुनाई देती है, बजिंग साउंड सुनाई देती है, कीड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। कीड़ों आवाज़ करते रहते हैं बारिश में। आपने अक्सर देखा होगा जब बारिश होती है उसके बाद जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और वो तरह तरह की आवाज़ें करते रहते हैं। ऐसे ही रेन फॉरेस्ट में भी बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पर एक इंसेक्ट का नाम दिया है सिकाडा, ओके, तो उसकी आवाज़ आती है। बट ये जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क का रेन फॉरेस्ट है, ये एकदम साइलेंट है, इनमें कोई इस तरीके की आवाज़ नहीं आती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अप्पा कंटिन्यूड, अप्पा बताते रहे, लॉन्ग एगो अ डैम वॉज प्लान्ड हियर विच वुड हैव फ्लडेड दिस स्पेशल फॉरेस्ट, बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर विलेजर्स, स्टूडेंट्स, scientists joined together in the Save Silent Valley movement.
देयर लव फॉर नेचर हेल्प स्टॉप द डैम। अपा ने बताया कि बहुत समय पहले यहाँ एक डैम बनने वाला था, बांध बनने वाला था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बाढ़ आ जाती। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं और जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ने वाले और जो साइंटिस्ट हैं, उनने मिलकर एक साथ मिलकर इस साइलेंट वैली को बचाने के लिए एक साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, और उसकी वजह से क्या हुआ, देयर लव फॉर नेचर हेल्प स्टॉप द डैम, और नेचर के प्रति इन सबके प्यार ने इस यहाँ पर डैम बनने से रोक दिया। ठीक है, और नेचर की हेल्प की। Today, the Silent Valley remains a protected forest, showing how people can save forest when they care enough to act together. अब जो ये रेन वैली फॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्टेड है, इसको सुरक्षित रखा गया है, और ये हमें दिखाता है कि किस प्रकार लोग आपस में मिलकर फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं अगर हम एक साथ मिलजुल कर काम करें तो, और अपने फॉरेस्ट के लिए केयर करें तो हम सब एक साथ मिलजुल कर उसको बचा सकते हैं। Our hills are full of life, stories and surprises. हमारे जो पहाड़ हैं वो ज़िंदगी से भरे हुए हैं, मतलब उसमें बहुत तरह के जीव हैं, उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं और सरप्राइजेस और आश्चर्यजनक बातें हैं। फ्रॉम टाइनी हर्ब्स टू ग्रेट रिवर्स, क्या क्या है वहाँ पर, छोटे छोटे जो हर्ब्स हैं वो हैं, और बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं। एंड फ्रॉम रेयर एनिमल्स टू द पीपल, और वहाँ पर रेयर एनिमल्स भी हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उसके अलावा लोग भी हैं वहाँ पर। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, और हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट दीज प्लेसेस एंड देयर कनेक्शंस, और हम सबको ज़रूरत है कि हम इन फॉरेस्ट्स को क्या करें, इन प्लेसेस को बचाएं और इनके जो कनेक्शंस हैं एक दूसरे से उसको भी सुरक्षित रखें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आर स्पेशल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स और हिल्स दैट आर केप्ट सेफ बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड नेचर। क्या आपको पता है प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं? जो संरक्षित स्थान होते हैं, जगह होती हैं, वो क्या होते हैं? वो स्पेशल जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, या नदियाँ होती हैं, या हिल्स पहाड़ होते हैं, जिनको गवर्नमेंट ने सुरक्षित रखा होता है। किनको प्रोटेक्ट करने के लिए? बचाने के लिए, एनिमल्स को, प्लांट्स को एंड नेचर को। इन सबको सुरक्षित रखने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ इलाकों को प्रोटेक्टेड घोषित कर देती है, तो वहाँ पर कोई भी किसी तरीके की गलती नहीं कर सकता। पीपल आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज और हार्म एनिमल्स इन दीज एरियाज़। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर किसी को भी ये अलाउ नहीं है कि वो पेड़ काटे या फिर एनिमल्स को नुकसान पहुँचाए। कोई भी इन इलाकों में ना तो पेड़ काट सकता है और ना ही एनिमल्स को नुकसान पहुँचा सकता है। The Western Ghat have over 50 protected areas such as wildlife sanctuaries, national parks and tiger reserves. और जो वेस्टर्न घाट हैं वहाँ पर कम से कम 50 जो हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं, नेशनल पार्क्स हैं और टाइगर रिजर्व्स हैं। These help protect rare animals like the long-tailed macaque, tiger, elephant and hornbill and keep the forests and rivers healthy. तो प्रोटेक्टेड एरिया की वजह से जो रेयर एनिमल्स हैं, रेयर एनिमल्स मतलब जो दुर्लभ प्राणी हैं जो आसानी से नहीं पाए जाते, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जैसे कि लॉन्ग टेल्ड मकाक, टाइगर, एलिफेंट एंड हॉर्नबिल, इनको सुरक्षित रखा जा सकता है एंड रिवर्स को भी हेल्दी रखा जा सकता है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, लिस्ट 3 प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में कौन से 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनके नाम आपने बताने हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे, द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वेस्टर्न घाट्स आर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओके, जो कि इसके बारे में आपने अभी पढ़ा, देन पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये ऐसे 3 एरियाज हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं। शांति एंड हर फैमिली हैड स्टेड इन द अंडमान आइलैंड्स एंड नाउ दे वर हेडिंग टू कन्याकुमारी, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेन लैंड वेयर 3 सीज मीट। तो इसके बाद जो शांति है और उसका परिवार हैं वो थोड़े समय अंडमान और आइलैंड्स में रुके, उसके बाद वो कन्याकुमारी की तरफ आगे बढ़े। दिस सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड, जैसे कि आपको पहले बताया था कि कन्याकुमारी क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेन लैंड का, जो मेन लैंड है भारत का उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है, पॉइंट है, ओके, जहाँ पर 3 सीज मिलते हैं, 3 जो सी हैं वो मिलते हैं, जैसे कि अरेबियन सी, देन आपका बे ऑफ बंगाल एंड देन इंडियन सी, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वहाँ पर कन्याकुमारी है। From coral reefs in the sea to root bridges in the hills and the spice-filled forest of the Ghats, every place has something special to teach us. Each region is home to its own wildlife, trees, people, and wonders of nature. People live differently in various regions, but everywhere they depend on nature and care for it in their own way. तो यहाँ पर बताया गया है कि कोरल रीफ, यहाँ पर बताया गया है कोरल रीफ से लेकर रूट ब्रिजेस तक इन द हिल्स, पहाड़ों में जो रूट ब्रिजेस थे, एंड द स्पाइस फील्ड फॉरेस्ट, और मसालों से भरे हुए जो फॉरेस्ट थे, कहाँ पर, ऑफ द घाट्स, घाट पर। एवरी प्लेस इज समथिंग स्पेशल टू टीच अस, हर कहीं पर कुछ ना कुछ स्पेशल था हमें सिखाने के लिए। ईच रीजन इज़ होम ऑफ
ईच रीजन इज़ होम टू इट्स ओन वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, पीपल एंड वंडर्स ऑफ नेचर। तो हर एक जो जगह थी, हर एक जो रीजन जो उन्होंने देखा वो घर था किसका, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ के जो पेड़ हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं और आश्चर्य से भरा हुआ जो नेचर है उसका वो घर है। पीपल लिव डिफरेंटली इन वेरियस रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं, बट एवरीवेयर, लेकिन हर जगह दे डिपेंड ऑन नेचर एंड केयर फॉर इट इन देयर ओन वे। लेकिन हर जगह के लोग क्या हैं, वो उन जगहों पर, उन रीजन्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए और उसकी केयर करते हैं अपने अपने तरीके से। मतलब जो सारे लोग हैं इन जगहों पर वो नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, अपनी हर चीज़ों के लिए नेचर से डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन वो अपने अपने तरीके से नेचर की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। Their journey showed us how rich, beautiful and connected our country truly is. तो यहाँ पर बताया गया है इनकी जो जर्नी थी उससे हमें ये दिखा, क्या दिखा कि हाउ रिच, ब्यूटीफुल एंड कनेक्टेड अवर कंट्री ट्रूली इज़, कि हमारी कंट्री कितनी रिच है, समृद्ध है, कितनी खूबसूरत है और किस तरीके से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। If we want these wonders to stay for the future, we must all do our part by learning, respecting and protecting the land we call home. तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो वंडर्स हैं, ये आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, ये हमेशा रहे, फ्यूचर में भी रहे, तो हम सबको क्या करना होगा, we must all do our part by learning, respecting and protecting the land we call home. तो हम सबको ये सीखना होगा कि हम इनकी रिस्पेक्ट कैसे करें, कैसे इनको प्रोटेक्ट करें, जिससे कि हम अपना घर कहते हैं। हम इस धरती की रिस्पेक्ट और कैसे करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारा क्या इसमें योगदान होना चाहिए, ये सब हमने सीखना होगा और इसको बचाना होगा। इस धरती को जो कि हमारा घर है, इसे बचाना होगा। फिर है लेट अस रिफ्लेक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि इंडिया की इस जर्नी में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक लगी, किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया और क्यों। तो इसके बारे में आपने बताना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द कोरल रीफ्स इन द सी, द रूट ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीम्स, weaving and craft of Northeast India and amazing birds and animals found in different places surprised me the most। मतलब आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगी यहाँ पर आप वो एक या दो नाम भी लिख सकते हैं और जो भी अच्छा लगा उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि मुझे कोरल रीफ जो थे समंदर में और जो रूट ब्रिजेस थे जो कि स्ट्रीम्स के ऊपर बने हुए थे, नहर के ऊपर, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग थे उनका वीविंग करना या क्राफ्ट वाली चीज़ें, और अमेजिंग बर्ड्स और एनिमल जो कि अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उन सब ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। All these were so unique and shows the loving relation between people and nature of our country। और इन चीज़ों ने मुझे क्यों आश्चर्यचकित किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक थी, अनोखी थी और ये चीज़ें दिखा रही थी कि इंसान और नेचर के बीच में कितना प्यारा रिश्ता है हमारे देश में। फिर अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट द मोस्ट एंड वॉट वुड यू डू देयर। आप इसमें से कौन से प्लेस को सबसे ज़्यादा विजिट करना चाहोगे और वहाँ जाकर आप क्या करोगे। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी जगह जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे आंसर बता सकते हैं, आई वुड लाइक टू विजिट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जाना चाहूँगा या चाहूँगी। आई वुड लाइक टू सी कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स फाउंड इन दिस एरिया एंड ऑल्सो टेक अ फेरी राइड। मैं यहाँ पर जो रंग बिरंगे पक्षी और जानवर हैं उनको देखना चाहूँगी और वहाँ पर एक फेरी राइड भी लेना चाहूँगी। फेरी राइड मतलब जो उनकी नाव होती है जिसमें सवारी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पानी के द्वारा, तो उसमें मैं सफ़र करना चाहूँगी फेरी में बैठकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर रीजन सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ द प्लेसेस इन दिस स्टोरी। तो जहाँ आप रहते हो वो इलाका इनमें से, इस कहानी में जो जगह आपने देखी उनमें से किस तरीके से सिमिलर है और किस तरीके से डिफरेंट है। मतलब आपका एरिया इन जगहों के अगर सिमिलर है, इनसे मिलता जुलता है तो किस तरीके से मिलता जुलता है, और अलग है तो किस तरीके से अलग है, इसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, अवर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स बिकॉज हियर वी डू नॉट हैव हिल्स, इंस्टेड वी हैव प्लेन्स। तो यहाँ पर मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि यहाँ मेरा जो प्लेस है वो वेस्टर्न घाट से डिफरेंट है, क्योंकि मैंने वेस्टर्न घाट के साथ कंपेयर किया है अपने प्लेस को, क्योंकि वेस्टर्न घाट में क्या है, स्मॉल हिल्स हैं, बहुत सारे हिल्स हैं वहाँ पर, इंस्टेड वी हैव प्लेन्स, और हमारे पास उनकी जगह हिल्स की जगह क्या है, बहुत सारे प्लेन्स हैं, प्लेन मैदान है। द कॉमन थिंग इज दैट हियर वी हैव रिवर एज इन वेस्टर्न घाट। और कॉमन चीज़ क्या है हमारे एरिया की जो कि वेस्टर्न घाट में भी है, दे आर रिवर। हमारे यहाँ भी रिवर है और वेस्टर्न घाट में भी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इस तरीके से आप अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स विद योर फीचर्स। तो यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स दिए हुए हैं उनको उनके फीचर्स से आपने मैच करना है कि क्या स्पेशल बात है, उनकी बॉडी किस तरीके की होती है, क्या फीचर्स हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्वेटिक एनिमल्स के नाम लिख दिए हैं। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब वो जानवर, वो प्राणी जो कि पानी में रहते हैं। तो सबसे पहले डॉल्फिन है। डॉल्फिन्स को आप किससे मैच करोगे, सबसे नीचे देखिए, स्मार्ट मैमल
दैट ब्रीथ एयर एंड लिव इन ग्रुप्स। ये एक स्मार्ट मैमल है जो कि एयर ब्रीथ करता है, जिस तरीके से हम एयर ब्रीथ करते हैं वैसे ही भी ब्रीथ करता है, और ये ग्रुप में रहता है, ठीक है। फिर है उसके बाद सी टर्टल। सी टर्टल को आप इससे मैच करेंगे विथ हार्ड शेल। इनकी हार्ड शेल्स होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर, ये शेल है। एंड रिटर्न टू द बीच वेयर दे वर बॉर्न टू ले एग्स। और वहाँ पर ये उन बीचेस पर वापस लौट जाते हैं जहाँ पर ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है। देन कोरल रीफ। कोरल रीफ कैसे होते हैं, इसको आप मैच करेंगे टाइनी सी एनिमल्स दैट फॉर्म कलरफुल रीफ्स एंड होम्स फॉर फिश। तो ये इससे मैच करेंगे आप। फिर है सी हॉर्स। सी हॉर्स है फिश दैट स्विम्स अपराइट, एक फिश जो ऊपर की तरफ स्विम करता है। फेस लुक लाइक दैट ऑफ ए हॉर्स, इसका फेस कैसे दिखता है, जैसे कि घोड़े का फेस होता है। फिर है क्लॉन फिश। क्लॉन फिश लिव सेफली अमंग स्टिंगिंग सी एनिमोन्स। तो ये जो क्लॉन फिश होती है वो सी एनिमोन्स के बीच में रहती है। फिर है स्टार फिश। स्टार फिश आप मैच करेंगे हैज़ नो ब्रेन बट कैन रीग्रो इट्स आर्म्स इफ लॉस्ट। स्टार फिश क्या है, इसके पास ब्रेन नहीं होता है, लेकिन अगर इसका कोई भी आर्म कट जाता है, अलग हो जाता है, तो वो रीग्रो कर लेती है, फिर से उसका आर्म बढ़ जाता है, फिर से नया आर्म उसको मिल जाता है। जेली फिश हैज़ ए सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड स्टिंग्स विथ इट्स टेंटिकल्स। जेलीफिश की कैसी बॉडी होती है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, मतलब पारदर्शी, आर पार दिखाई देता है जेलीफिश के थ्रू। और ये अपने जो टेंटिकल्स होते हैं उससे क्या करती है, डंक मारती है। स्टिंग्स मतलब डंक मारना, जैसे चुभाना, ठीक है। तो इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, ये जो टेंटिकल्स हैं, इनसे ये डंक मारती है। फिर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को आप मैच करेंगे हैज़ 8 आर्म्स, इसके 8 आर्म्स होते हैं, भुजाएं होती हैं। एंड कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड, और ये अपना कलर भी चेंज कर सकता है छिपने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स के बारे में क्या स्पेशल है वो आप बताएंगे, तो यहाँ पर आप मैनग्रोव्स के बारे में लिखेंगे। तो आप इस तरीके से आंसर बता सकते हैं, मैनग्रोव्स आर स्पेशल because they have special roots which help them to breathe in muddy and salty water। जो मैनग्रोव्स होते हैं वो स्पेशल है क्योंकि उनके पास स्पेशल रूट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ के जो ट्रीज़ हैं, मैनग्रोव ट्रीज़, उनके पास स्पेशल रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जो कि उनको हेल्प करती हैं मडी एंड सॉल्टी वाटर में। वहाँ का जो पानी कैसा है, वो सॉल्टी है, नमकीन है, और मिट्टी मडी है, कीचड़ वाली है, तो उसमें सांस लेने में ये जो रूट्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। दीज रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड स्टॉप्स वेव्स वॉशिंग अवे द लैंड। और ये जो इनके रूट्स हैं वो इस काम में भी मदद करते हैं, किस काम में, कि वो जो मिट्टी है उसको बहने से रोकते हैं और लैंड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दीज आर होम ऑफ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। और ये जो मैनग्रोव्स हैं बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का घर है, बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके बारे में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल इन डिफरेंट रीजन्स लिव इन हार्मनी विद द नेचर। तो यहाँ अपनी कहानी में अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ा, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ा कि वो अपने नेचर के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, हार्मनी के साथ रहते हैं, है ना। कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाते इस नेचर को, प्रकृति को। तो उसी के बारे में आपने बताना है कि इन जगहों के लोग किस तरीके से नेचर के साथ, हार्मनी के साथ प्यार से रहते हैं। So you can write your answer like this. The people in different regions live in harmony with nature by protecting the plants and animals living in these areas. लोग क्या करते हैं, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ के प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। People गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू नेचर बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज केयरफुली। और यहाँ पर रहने वाले लोग अपने नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि वो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोई भी पेड़ पौधे जिनका भी वो इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करते हैं, उनका ओवर यूज़ नहीं करते। इससे समझ में आता है कि वो उनकी बहुत केयर करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन देयर रीजन। और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके एरिया में जो भी बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं वो उनकी रक्षा करें। तो इस तरीके से वो पूरे प्यार से, हार्मनी के साथ, नेचर के साथ रहते हैं। नेक्स्ट इज मेक अ कोलाज बाय पेस्टिंग पिक्चर्स डिपिक्टिंग वाइब्रेंट इंडिया। तो यहाँ पर आपने कोलाज बनाना है, मतलब आपको अलग अलग तरह की पिक्चर यहाँ पे चिपकानी है, ठीक है, मिक्स करके एक साथ। और उसमें क्या दिखाना है, वाइब्रेंट इंडिया। वाइब्रेंट इंडिया मतलब जैसे हमारे चैप्टर का ही नाम था कि हमारे देश में अलग अलग तरह की वेशभूषा हैं, अलग अलग तरह के खान पान है, अलग अलग तरह की जगह हैं घूमने फिरने की, है ना। और लोग अलग अलग तरह के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं जहाँ पूजा करने जाते हैं। तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स आप यहाँ पर मिक्स करके पेस्ट करेंगे। तो एक प्यारा सा कोलाज आप यहाँ पर बनाइएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी बातें आपको बताई गई, सिखाई गई, समझाई गई, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।